गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली बार हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ड्रग प्रूविंग के अफोरिजम्स को कंटिन्यू किया था और उसमें हमने इस पॉइंट तक हमने पढ़ा था कि क्या पोटेंटाइज्ड मेडिसिन यूज होती हैं हमारी ड्रग प्रूविंग में या नहीं होती, और अगर नहीं होती होती हैं तो पहले क्या अनपोटेंटाइज्ड होती थी या क्रूड फॉर्म में होती थी। ये चेंज कैसे आया और क्यों आया, क्यों हनीमैन प्रेफर करते थे पोटेंटाइज्ड मेडिसिन को प्रूव करने के लिए, ये हमने पिछले अफोरिज्म तक पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में दो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रग प्रूविंग इन जनरल। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे कि चलिए ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि पोटेंटाइज्ड मेडिकेशन देनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग, बट कैसे देनी, किस तरीके से देंगे कि बेस्ट रिजल्ट ऑब्जर्व कर पाए। पहली बात आज हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा मेन फैक्टर जो कि हमारा पिछले क्लास का शायद डिस्कशन भी रहा था कि क्रेडिबिलिटी क्या है इस ड्रग प्रूविंग, कितना ट्रस्ट वर्दी है ये ड्रग प्रूविंग, कितना ट्रस्ट वर्दी है हनीमैन की मटीरिया मेडिका प्यूरा या उसमें लिखे गए सिम्प्टोमेटोलॉजी, क्रॉनिक डिजीज, फ्रेगमेंटा, ये कितना हम डिपेंड कर सकते हैं ओरिजिनल प्रूविंग्स पे, और इसकी क्रेडिबिलिटी जज करने का फैक्टर क्या हो सकता है। इसी में हम एक फेमस इंसिडेंस पे भी आएंगे जो कि है डॉक्टर नेनिंग का, जो कि बहुत ही फेमस है क्योंकि उससे ये बोला जाता है कि नेनिंग वाज एन अनवर्दी प्रूवर। उन्होंने जो प्रूविंग्स में सिम्प्टोमेटोलॉजी में अपने सिम्टम्स बताए हैं वो एक तो खुद पे नहीं प्रूव करे, दूसरों पे प्रूव करे, और वो भी पैसों के चक्कर में प्रूव करे। और इस तरीके की प्रूविंग को हनीमैन बोलते हैं कि ये सही नहीं है, ये इस पे हमारी आर्ट डिपेंड नहीं कर सकती। उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में वापस ले जाना चाहता हूँ, और उस वक्त पे जो हनीमैन प्रूवर्स के साथ काम कर रहे थे उनमें से एक प्रूवर की खुद की बोली हुई बातों को आपको आज दिखाना चाहता हूँ, जिसका नाम है फ्रांस हार्टमैन। अगर आप रिचर्ड हेल की लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हनीमैन पढ़ेंगे तो उसके वॉल्यूम 1 में एक चैप्टर है जिसमें फर्स्ट बैंड ऑफ प्रूवर्स के बारे में लिखा गया। उसमें वो लिखते हैं कि हनीमैन सून क्रिएटेड द नाउ फेमस ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटर्स फॉर द प्रूविंग ऑफ ड्रग्स। हनीमैन ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें वो ये ड्रग प्रूविंग की चीजें करना चाहते थे उनके साथ, और उनसे सिम्प्टोमेटोलॉजी लेना चाहते थे वो एक्चुअली, क्योंकि वो डिपेंडेंट थे उन पे और वो उनको ट्रस्ट भी करते थे। The provings, says Franz Hartmann, in which I took part were arranged only for simple substances and tinctures. For at that time, Hahnemann had scarcely thought of, if at all, of the original cause of chronic diseases and of the infinite dilution of medicine and their effect in the highest dilution on the healthy body. फ्रांस हार्टमैन कह रहे हैं कि वही वाली बात जो हम पहले डिस्कस करके अभी आए कि उस जमाने में जब मैंने ड्रग प्रूविंग हनीमैन के साथ करी थी तब सिर्फ सिंपल क्रूड सब्सटेंसेस के साथ या टिंचर्स के साथ ड्रग प्रूविंग होती थी, क्योंकि तब ना ही हनीमैन ने माइजम का कॉन्सेप्ट समझा था और ना ही हनीमैन पोटेंटाइजेशन जैसी चीजों को अभी समझ पाए थे। ये बात की बातें थी और बाद में जाके हनीमैन ने ये चेंजेस लाए अपनी ऑर्गेनॉन में, अपनी थ्योरी में। इससे पहले प्रूविंग इसी प्रकार इसी तरीके से हो रही थी, पर उसके साथ साथ वो और भी चीजें कहते हैं कि इस प्रकार से प्रूविंग हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इन प्रूविंग पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रूविंग बहुत ही तरीके से एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंडर हो रही। Provings were carried out according to an exact system and form detailed instruction. The observation of the results which every individual had to make on himself at definite times were entered upon in a carefully prescribed manner. After that, the comparative relationship of the medicinal effect observed by the individual provers were taken. वो कह रहे हैं कि पहले तो हम पे एक प्रिसाइज तरीके से ये ड्रग प्रूविंग करी गई, फिर उस ड्रग प्रूविंग के इफेक्ट को एक प्रिसाइज फॉर्म में लिखा गया हर प्रूवर के, और फिर एक कंपैरिजन किया जाता था अलग अलग प्रूवर्स की ड्रग प्रूविंग के जो सिम्प्टोमेटोलॉजी आई है उसको, और जो बल्क ऑफ सिम्टम्स जो ज्यादा प्रीडोमिनेंटली निकल के आते थे हर में, उसको एनालाइज करा जाता था और फिर जाके वो मटीरिया मेडिका के लिए पिक करे जाते थे। एक स्टेप का प्रोसेस नहीं था ये, इसमें कई स्टेप्स थे, एनालिसिस के, इवैल्यूएशन के, स्क्रूटिनी के, और फिर जाके उन सिम्प्टोमेटोलॉजी पे डिपेंड करा जाता था।
Dr. Hartman gives his opinion concerning the great value of this work. अब आगे के अफोरिज्म में आप एक और चीज पढ़ोगे कि हनीमैन ने सिर्फ खुद पे नहीं, दूसरों पे भी प्रूविंग करी, और दूसरों पे प्रूविंग करने पे और खुद पे प्रूविंग करने में बहुत फर्क होता है। और दूसरों पे प्रूविंग करने से ज्यादा हनीमैन मानते थे कि खुद पे प्रूविंग करना इज मोर बेनिफिशियल। पर साथ ही साथ एक अफोरिज्म में यह भी लिखा है हनीमैन ने कि दूसरों पे प्रूविंग करने से उनको क्या फायदे मिल सकते हैं, और उसी फायदे को एक प्रूवर अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा है यहाँ पे। It may have been to Hanuman's own interest that he gathered young people about him. That is all the same to me, as I learned a great deal. Hanuman also gained, for he enriched through us his store of medicines and his knowledge of remedies, all of which have been published long ago. Under his guidance, I have proved many a remedy together with others like Gros, Hornberg, France, etc. And from his instructive suggestions, I obtained then for the first time clear sensations which I could again express very accurately. This is not so easy a lesson as it appears at first sight, and it has never been demonstrated to me so plainly, even by the later and more modern proving of drugs. यहाँ पर हार्टमैन दो चीजें कह रहे हैं। एक तो कि ये जो प्रूविंग हुई, इससे हनीमैन ने ना ही अपनी मटीरिया मेडिका को एनरिच किया, अपनी रेमेडीज की नॉलेज को एनरिच किया, पर हमारे अंदर भी वो सेंसेशंस जो हमने फील करी उसकी ऑब्जर्वेशनल पावर को बढ़ाया। आप अफोरिज्म्स में आगे आएंगे तो हनीमैन इस बात को मेंशन भी करते हैं कि जिस प्रूवर पे आप ये प्रूव कर रहे हो, अगर वो अपने आप में होम्योपैथिक फिजिशियन है तो उसके अंदर इन सेंसेशंस को जानने की, समझने की, परखने की नॉलेज अपने आप इंक्रीज हो जाएगी अगर वो ड्रग प्रूविंग का पार्ट होगा। तो किसी सेंसेशन को किताब से पढ़ना और किसी सेंसेशन को फील करके समझना दो बहुत अलग चीजें होती हैं। और जहां पर आपने किसी चीज को फील करके समझा होगा, वो आप बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे, वो आप बेटर जज कर पाओगे रादर देन जस्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक। और इसी तरीके के एडवांटेजेस यहां पर डॉक्टर हार्टमैन कहते हैं कि उन्होंने फेस कर। इट प्रूव्ड टू बी ऑफ वेरी इफेक्चुअल यूज इन माय प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स। ये वाला जो पॉइंट वो कह रहे हैं, had I learned nothing more than this from him, I should feel compelled to be eternally grateful. अगर इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सीखा उनसे, सिर्फ इस चीज को सीख के भी मैं इटर्नली ग्रेटफुल हूं डॉक्टर हनीमैन के लिए कि उन्होंने मुझे ये तो सिखाया। क्योंकि अगर मैं अब प्रैक्टिस करने जाता हूं तो मैं इन सेंसेशंस को डीपली अच्छे तरीके से समझ पाता हूं। और इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और सॉरी इसी लाइन ऑफ स्टडी के लिए आज हम आगे अफोरिज्म्स में पढ़ेंगे। देख सकते हैं हाँ, तो हमने अफोरिज्म 128 तक पढ़ लिया था। अब हम 128 के आगे 129, 130, 132 तक क्या हनीमैन बता रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हनीमैन यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रूवर अलग है, हर प्रूवर के होने वाली प्रूविंग अलग है, और उससे निकलने वाले सिम्टोमेटोलॉजी में भी फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि ससेप्टेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, चाहे वो मेडिसिनल सब्सटेंस हो, चाहे वो प्रूवर। Drug proving is not so simple and easy as a matter of following reasons. The doses by which the corresponding varieties of symptoms are produced differ widely in different drugs. किस डोज में किस ड्रग को किस प्रूवर पे प्रूव किया जा रहा है वो अलग है। और क्यों अलग है? क्योंकि कहीं पे पेशेंट को, नीचे मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, one prover will take 500 drops of thuja without any effect, another taking 20 experiences violent specific symptoms. तो एक प्रूवर है जो कि 500 बूंद पीने के बाद भी अनअफेक्टेड है, और एक है जो कुछ बूंद पी के भी अपने सारी सिम्टोमेटोलॉजी विगरसली दिखा रहा है। इसी वजह से हर की मेडिसिन की प्रूव में डोजेस अलग है, और हर डोजेस के अकॉर्डिंग रिएक्शन अलग है, और प्रूवर्स अलग है तो उनकी ससेप्टेबिलिटी अलग है, तो प्रूविंग्स अलग। और ये कहीं भी सिमिलैरिटी एक सेम प्लेन पे, एक पैरेलल प्लेन पे नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने चाहिए, अलग अलग प्रूवर्स पे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे, मेल फीमेल पे, बच्चों पे, इसलिए करने चाहिए। The susceptibilities of different provers to the same drug is very different, and the degree of susceptibility which each prover possesses to be learnt only by experiment.
सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम ये चीज सीख सकते हैं। जब तक हम वो चीज करेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। The susceptibility of provers to different preparation of the same drug is very various and apparently capricious. अब रूल्स क्या है एग्जॉस्टिव प्रूविंग ऑफ ड्रग्स के लिए? ठीक है, समझ गए कि बहुत सारी प्रूविंग करनी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, बहुत सारे प्रूवर्स पे करने हैं, किस तरीके से करने हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप जाना। सबसे छोटी पोटेंसी से, सबसे छोटे डाइल्यूशन से स्टार्ट करिए और धीमे 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 ऊपर जाइए। The proving should be commenced with dilution and high dilution should be employed until satisfactory evidence is obtained. The prover is not susceptible to their action. We thus obtain one of the unknown quantities of a problem, that is the measure of susceptibility of the prover. अब आप अगर आपने तुरंत ही एक हाई डोज दे दी और वो ओवर रिएक्ट कर गया या उसको कोई फंक्शनल चेंजेस आने लगे, तो फिर आप सही तरीके से प्रूविंग को जज नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर क्या है कि धीमे धीमे इंक्रीज करो। अगर यहाँ हिट नहीं करा तो यहाँ पर इंक्रीज करके देखो, यहाँ इंक्रीज करके देखो, और जहां पे हिट करना स्टार्ट करे वहां से प्रूविंग स्टार्ट करो, रादर देन जस्ट गोइंग टू द डायरेक्ट स्टेप, सीधे ऊपर जाने से पहले। With the keen, when a keen susceptibility is found to exist, the greatest care must be exercised to avoid blunting or perverting it. अगर आपको बहुत एक हाई डोज देके वो दिख रहा है कि ये एक्सट्रीमली ससेप्टेबल है इस ड्रग के लिए, तो एक चीज देखो कि वहां पर आप उसकी इफेक्ट्स को ब्लंट या परवर्ट मत कर दो, बार बार रिपीट मत कर दो ड्रग को, या फिर ड्रग का एक्शन एकदम से हटा मत दो। स्टेप वाइज प्रोसीजर चलेगा तो ही एक सिक्वेंशियल प्रूविंग अच्छे से मिल सकती है। अगर एकदम हाई दिया, फंक्शनल चेंजेस आ गए, फिर अगर एकदम लो दिया, आपने पता चला आप बार बार रिपीट कर रहे हो, नहीं। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो उससे भी ड्रग प्रूविंग में इफेक्ट आता है। जैसे कि हम अपने प्रिस्क्राइबिंग में कहते हैं ना कि अगर एक बार हमें इफेक्ट्स मिल रहे हो तो हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, वैसे ही ड्रग प्रूविंग का भी हिसाब से अगर एक बार हमें वो इफेक्ट अच्छे से मिल रहा हो तो हमें वो रिपीट नहीं करना चाहिए। अब in proving with dilution as well as with massive doses, a long period of time should be occupied in testing each preparation in order that the full effect may be seen in the production of dysplasia. एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये ड्रग प्रूविंग चलनी चाहिए, जिससे कि पूरा इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छे से हम जान पाए। और जब हम ये अच्छे से जान लें तो उसको वेरीफाई करो बार बार। इमेजिनरी सिम्टम्स को हटाओ, केमिकल मैकेनिकल सिम्टम्स को हटाओ, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करो, और जो मेन कोर ऑफ सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको रखो। ये बार बार बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए, अगर ये वेरिफिकेशन, अगर ये बार बार छाना नहीं जाएगा सिम्टोमेटोलॉजी, तो आपको जो सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ने को मिलेगी वो अनरिफाइंड होगी, और अगर अनरिफाइंड होगी तो आप उस पर डिपेंड नहीं कर पाएंगे अपनी प्रिस्क्राइबिंग के लिए। और अगर आप डिपेंड नहीं कर पाएंगे तो आप पेशेंट ठीक कैसे करेंगे, किस कॉन्फिडेंस से करेंगे? अगर आपको अच्छे कॉन्फिडेंस से प्रिस्क्राइब करना है तो यहाँ पर ये स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। यहाँ गड़बड़ी आई तो वो आपका प्रिस्क्रिप्शन के दौरान का कॉन्फिडेंस लो होता चला। अब यहीं पर डॉक्टर एच.ए. रॉबर्ट्स इसके बारे में बताते हैं रिगार्डिंग द ससेप्टेबिलिटी। Our standard should be to use the dose and quantity that will thoroughly permeate the organism and make its essential impress upon the vital force and thus affect the functional sphere of his body. अब इस लाइन पे फोकस करिएगा। This is best accomplished when a gradual impress is made rather than a sudden onslaught. ये gradual impress जो बात कर रहे हैं वो यही steps की बात कर रहे हैं। एक sudden onslaught की जगह एक gradual steps को follow करो। For then we would bring into the picture alarm because of violent functional disturbances, which certainly defeats our object. वो वही कह रहे हैं, अगर sudden onslaught करोगे तो ये violent functional changes आएंगे और हमारा जो object है proving के symptomatology को निकालना, वही destroy हो जाएगा वहां पर। So when the first dose is followed by no marked symptoms, a second dose may be given, and then a period of waiting until some symptoms appear. एक डोज दो, कोई मार्क सिम्टम्स नहीं आए, दूसरी दो, अगर फिर भी नहीं आए वेट करने के बाद तो तीसरी दो, ऐसे करके स्टेप वाइज आगे बढ़ो। If after the interval of waiting there is no appearance of symptoms, another dose may be given. By this gradual introduction of the drug, the system becomes pervaded
by its action and tolerates it and respond to its specific impression and we obtain its characteristic. डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स कहते हैं कि ये हनीमैन की ही बात को समझा रहे हैं कि इस तरीके से जाओगे तो किसी भी ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टोमेटोलॉजी को निकाल पाओगे और कोई अच्छा या सही तरीका नहीं है इसको निकालने का। अब वो एग्जांपल देते हैं, जैसे द रिपीटिशन ऑफ डोज विल बी गवर्न्ड। पहले तो आप हो गया कि अब यहां पर आपने दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, अब आप बोल रहे हो कि एक एक करके देना। क्यों? क्योंकि जब दोगे, जब सिंपल ससेप्टेबिलिटी को हिट करेगा तो रिएक्शन आएगा। एक बात मैंने नोट कर ली, ठीक है, स्टेप वाइज लेंगे। नेक्स्ट, जब ससेप्टेबिलिटी को हिट कर गया, अब उसके बाद रिपीट कैसे करूं? ठीक है, एक डोज दी, ससेप्टेबिलिटी हिट कर गई, सिम्टम्स आना चालू हो गए। नाउ व्हेन इज द टाइम टू रिपीट दैट डोज फॉर ड्रग प्रूविंग? उसका आंसर यहां पर एच ए रॉबर्ट्स दे रहे हैं। The repetition of the dose will be governed by the nature of the drug and the reaction of the vital energy. Some drugs like Cilicia or Lycopodium are slow in action and should be administered at long intervals, while others are quick to give a reaction and shorter in their duration. अगर Lycopodium, Cilicia को Belladonna और Aconite से कंपेयर करोगे तो दोनों के एक्शन का टाइम अलग अलग है। एक बहुत ही रैपिड है, एक बहुत ही इंसीडियस फॉर्म में है। इसी पे वो बोल रहे हैं, however this is an absolutely dependable rule। ये एक डिपेंडेबल रूल है क्योंकि ये हर किसी ड्रग पे डिपेंडेंट है। किस तरीके का ड्रग है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करोगे तभी ये पहचान पाओगे कि ये ड्रग जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए है, ये ड्रग शॉर्ट टाइम पे एक्ट करता है। उस हिसाब से रिपीटिशन को जज कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है ना कि रिपीटेड दो, बार बार एक्सपेरिमेंट करो, ये इसी वजह से लिखी हुई है क्योंकि बार बार एक्सपेरिमेंट करके ही आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। एक जनरल रूल क्या है? नेवर रिपीट द डोज व्हाइल सिम्टम्स आर मैनिफेस्ट फ्रॉम द डोज ऑलरेडी टेकन। आपने ससेप्टेबिलिटी को हिट करा, उसके सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है, उस वक्त पे रिपीटिशन कभी नहीं करो। यही रूल आप प्रिस्क्राइबिंग में भी अपनाते हैं। नेवर रिपीट योर रेमेडी सो लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एक्ट। जब तक दवाई एक्ट कर रही है, सिट ऑन द रेमेडी, डू नॉट रिपीट द रेमेडी। The reason is as obvious in one case as in the other. It is absolutely essential to obtain a proving of real value and integrity as showing for the characteristic of the drug and the order of the symptom in their development. आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जो ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स इन देयर डेवलपमेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों हनीमैन ने इसको अफोरिज्म में मेंशन करा है। सीक्वेंशियल में बात बात कह रहा हूं। ये आप में से मुझे कोई बताइए कि why is this sequence of drug proving, why is this order of the symptoms coming is important so much for us as a physician? क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है? आप में से कोई इसका आंसर देना चाहेगा? एक लॉजिकल आंसर सोचो इसके बारे में। सोचोगे, थोड़ा दिमाग में आएगा, तभी इसके बारे में सोचोगे और आंसर कर पाओगे। इतने लोग हैं, किसी को तो ये बात समझ में आ रही होगी कि ये ऑर्डर क्यों लिखा है, क्यों इस ऑर्डर में ही हमें ड्रग प्रूविंग को फॉलो करना चाहिए। सीक्वेंशियल, इतना हनीमैन ने सीक्वेंस वर्ड को इंपॉर्टेंस क्यों दिया? चलो अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि कौन सी ऐसी एक मटीरिया मेडिका है जिसमें सीक्वेंशियल प्रिस्क्राइबिंग के सिम्टम्स लिखे हुए हैं और वो इसीलिए उसको अच्छा माना जाता है, या उसका प्रोज और कॉन्स में उसके प्रोज ये हैं बिकॉज यहाँ पर हमें सीक्वेंस ऑफ पैथोलॉजी समझ में आती है या सीक्वेंस ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी समझ में आती है। कोई बताएगा वो कौन सी मटीरिया मेडिका है? इस तरीके से अगर आप लोग ड्रग प्रूविंग को पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे और आंसर नहीं देंगे तो आपको लाख भी कोई रेफरेंसेस दिखा ले, आप ड्रग प्रूविंग पे और होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग पे भरोसा नहीं करेंगे। अगर आप डॉक्टर हेरिन को जानते हैं तो उनकी एक किताब आती है साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस।
उस पे उन्होंने इसी तरीके से उस मटीरियल को लिखा है कि आपको सीक्वेंस समझ में आए। अब आप बोल रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेशेंट जब आता है, आप उससे पूछते हो कब से स्टार्ट हुआ और क्या क्या हुआ और अब क्या है। ये क्यों पूछते हो कि ए सिम्टोमेटोलॉजी से स्टार्ट हुआ, फिर मेरे को बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ और अब ई पे मैं आके बैठा हूं। इसलिए पूछते हो क्योंकि जब तुम मटीरिया मेडिका पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो किसी रेमेडी के प्रोग्रेशन को, तो तुम देखते हो वो प्रोग्रेशन को मैच करते हो, वो ऑर्डर को मैच करते हो, वो सीक्वेंस को मैच करते हो कि अच्छा ए बी सी डी ई किस इस तरीके से किस में डेवलपमेंट है। तब तुम प्रूविंग्स खोलते हो और तुम देखते हो, अच्छा जब पल्सेटेला मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि पहले ये आता है, फिर उसके बाद ये सिम्प्टोमेटोलॉजी आती है, धीमे 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 ये ऐसे प्रोग्रेस करती है। ये कहाँ पता चला? ये प्रूविंग के दौरान पता चला, क्योंकि प्रूविंग के दौरान प्रूवर्स में देखा गया कि इस सीक्वेंस में सिम्टम आ रहे थे, और अगर इस सीक्वेंस में सिम्टम आ रहे हैं और इसी सीक्वेंस में सिम्टम्स पेशेंट में मिल रहे हैं, तो वो ठीक करेगा पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसी वजह से यहां पर हनीमैन सीक्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं और सीक्वेंस ऑफ प्रूविंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, या ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। One is struck with the thoroughness of Hahnemann and the earlier provers। अब कोई आप में से अगर ये सोचता हो कि पहले की प्रूविंग को जज करता हो कि वो कितनी रिलायबल थी, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि पहले की प्रूविंग आज के जमाने से तो बहुत ज्यादा रिलायबल थी, और यहां पर एच ए रॉबर्ट्स भी उसी बात को सिग्निफाई कर रहे हैं। One is struck with the thoroughness of Hahnemann and the earlier provers by the great amount of detail with which the record of those provings were made in comparison with many of the newer provings, and this is the reason why the older provings are of so much value। आप किसी भी क्लासिकल होम्योपैथ से या एक हनीमैनियन होम्योपैथी फॉलो करने वाले होम्योपैथ से मिलेंगे, तो आपको हमेशा बोलेगा कि प्रूविंग वाली मटीरिया मेडिका पढ़ो। उसका रीजन ही ये है कि जितनी भी आजकल की मॉडर्नाइजेशन में हाइपोथेटिकल मटीरिया मेडिकाज आ गई हैं, ये होगा माइंड में, फिर वो होगा माइंड में, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। काम जब क्लिनिक पे बैठोगे ना, तो यही सिम्टम आएंगे जो प्रूविंग के प्रोड्यूस करे हुए। दवाइयां यही ठीक करती हैं इन्हीं सिम्टोमेटोलॉजी को। वो सिर्फ कन्फर्मिटी, एक बैकग्राउंड बनाने के लिए इंपॉर्टेंस है। मेन कोर यही है, क्रक्स यही है, और इस क्रक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। They produce the expression of the drug, the very living elements of the proving. All the facts were recorded, and this we must remember in our own work of recording, that all facts must be recorded. For we are not to judge what is essential or what is insignificant. We do not know when some apparently insignificant symptoms may become of much value in the grand totality of complete symptomatology। अब ये जो मैंने 129 से 132 या 33 तक चीजें बताई, ये अफोरिज्म्स अगर आप पढ़ोगे तो इसमें वही चीजों को एक्सप्लेन करा हुआ। Now, as this cannot be known beforehand, it is advisable to commence in every instance with a small dose of the drug, and where suitable and requisite to increase the dose more and more from day to day। 129 में हनीमैन इसी बात को समझा रहा है। फिर 130 में हनीमैन क्या बताता है? The experimenter learns the order of succession of the symptoms and can note down accurately the period at which each occurs, which is very useful in leading to a knowledge of genius of the medicine। ये जो लाइन है, इसको अपनी अपनी अफोरिज्म्स में मार्क कर लो कि किसी भी मेडिसिन का जीनियस, वो कोर, वो इंपॉर्टेंट, एक तरीके से टोटल होलनेस क्या है उस पूरी रेमेडी की, अगर वो जानना है तो ये सक्सेशन ऑफ सिम्टम्स को समझो। ये सक्सेशन ऑफ सिम्टम्स को अपनी प्रूविंग में नोट डाउन करो, which is for then the order of the primary action as also that of the alternating actions is observed in the most unambiguous manner। The duration of the action of a drug can only be ascertained by a comparison of several experiments। कितना ड्यूरेशन में एक्ट कर रहा है, ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। But we do not ascertain their order of succession, and the subsequent dose often removes curatively। अब ये आपको alternate चीज दिखा रहा है
पहले आपको दिखा रहा है कि सक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको 131 में दिखा रहा है कि अगर सक्सेशन नहीं करोगे तो क्यों ये खराब है। क्यों? क्योंकि एंड द सब्सिक्वेंट डोज ऑफन रिमूव्स क्यूरेटिवली सम वन और अदर ऑफ द सिम्टम्स कॉज्ड बाय द प्रीवियस डोज। जो पहले की डोज का सिम्टम है वो चलने दे रहे हो, उसी में दूसरी बार अगर आपने रिपीट कर दिया डोज को, तो ये जो पहले की सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है ना, ये रिमूव कर देगी वो सेकेंड डोज, और आपको कंप्लीट सक्सेशन ऑफ सिम्टम्स नहीं मिल पाएगा। In its stead and opposite state, such symptoms should be enclosed in bracket to mark their ambiguity. हेमन कहता है कि अगर इस तरीके से कोई प्रूविंग हुई है तो उस सिम्टम को ब्रैकेट में मार्क कर दो कि इसको जज करना है कि ये ट्रस्टवर्दी है या ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि सक्सेशन नहीं पता चला, ऑर्डर नहीं पता चला। अब 132 में हेमन क्या कहते हैं? Only to ascertain the symptoms themselves, that cases the preferable course to pursue is to give it for several successive days, the dose every day. अब यहाँ पर एक alternate वो बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए फिर भी आपको नहीं है और आपको ये sequential order नहीं जानना है, नहीं करनी इस तरीके से आपको ड्रग प्रूविंग, तो आप ये कर सकते हैं कि बार बार डोजेस दो और उसके हिसाब से जो भी सिम्टम निकल के आ रहा है उसको नोट करो। The action of an unknown medicine, even of the mildest nature, will be revealed, especially if tested on sensitive person. किसी भी तरीके की माइल्डेस्ट नेचर की भी मेडिसिन हो, उसका भी एक्शन मिल जाएगा अगर सेंसिटिव पर्सन पे दोगे इस तरीके से। तो अगर आपको ये सबसे पहली बात, विदाउट रेफरेंस टू द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फिनोमेना एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग, इसको ध्यान नहीं देना है तो इस तरीके से दो और सिम्टोमेटोलॉजी को नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट बात क्या आती कि कब हमें ये पता चलेगा कि ये मेडिसिन थॉरली प्रूव हो चुकी है, ये हम कैसे जज करेंगे? तो इसको जज करने के 3 पैरामीटर्स। Subsequent experiments can notice little of novel character from its action. During reproving, only the same symptoms appear as had been already observed by others. पहली बात, बार बार प्रूव करो। दूसरी बात, तब तक रिप्रूविंग में जब तक सिमिलर सिम्टम्स सारी प्रूविंग में ना आने लगे तब तक रिप्रूविंग होनी चाहिए। ड्यूरिंग रिप्रूविंग ओनली द सेम सिम्टम्स अपीयर एज हैड बीन ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स। अब तुमने 15 बार करा तो 16वीं बार वही आ रहा है जो पहली 15 बार आ रहा था, 17वीं बार भी वही आ रहा है, 18वीं बार भी वही आ रहा है, तब जाके आप ये सोच सकते हो कि हाँ मेरी ड्रग थॉरली प्रूव हो चुकी है। द सिम्टम्स आर रिकॉर्डेड कंप्लीट। अब वही बात, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कंकॉमिटेंट, इन चारों फैक्टर को लेते हुए इसकी टोटलिटी में कवर करके वो प्रूविंग हुई है। जब आप उस ड्रग प्रूवर को बोल रहे हो कि आप अपनी चीजें बताओ, तो आप ये जज कर रहे हो कि उसने पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर सेंसेशन, पर्टिकुलर मोडालिटी और साथ में अगर कोई कंकॉमिटेंट फैक्टर है तो वो भी बताया है। जब तक ये सारे चीजें नहीं थॉरली आप समझोगे तब तक किसी भी ड्रग को आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे से प्रूव्ड ड्रग। अब इसी को हनीमैन ने अफोरिज्म्स में लिखा हुआ है। On experiencing any particular sensation from the medicine, it is useful, indeed necessary, in order to determine the exact character of symptoms, various position while it lasts. ये location की बात कर रहे हैं। And to observe whether by moving the part affected by walking in the room or open air, मतलब ये modalities की बात कर रहे हैं कि क्या इन सब चीजों से इफेक्ट आ रहा है, कोई बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई पोजीशन में पर्टिकुलर अच्छा लग रहा है या क्या हो रहा है, ये सब मोडालिटीज की बात हो गई। Whether it is altered by eating or drinking or by any other condition or by speaking, coughing, sneezing or any other action of the body, and at the same time to note at what time of the day or night it usually occurs in the most marked manner. कोई दिन में सबसे ज्यादा मार्क्ड सिम्टम्स है, रात में सबसे ज्यादा मार्क्ड सिम्टम है। आप जब पढ़ते हो ना कि नाइट एग्रेवेशन, आफ्टरनून एग्रेवेशन, डे एग्रेवेशन, तो यहीं से निकल के आता है। ये मोडालिटीज को मार्क करना इंपॉर्टेंट है ड्रग प्रूविंग के दौरान, तभी आप पेशेंट में मोडालिटीज को जज कर पाओगे। बट ऑल द सिम्टम्स peculiar to a medicine do not appear in one person। ये वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं
कि सेम एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट में नहीं निकलेगा, बार बार हमें करना पड़ेगा, थरली रिप्रूव करेंगे, तभी जाके हम ये जज कर सकते हैं कि अच्छे से ये मेडिसिन प्रूव हो चुकी है. We can only be assured that a medicine has been thoroughly proved in regard to the morbid state it can produce. The whole of the elements of disease a medicine is capable of producing can only be brought to anything like completeness by numerous observation on suitable person of both sexes and of various constitution. When subsequent experimenters can notice little of a novel character from its action and almost always only the same symptom as had been already observed by others, तभी हम कह सकते हैं कि अच्छे से ड्रग प्रूव हो गई है. क्या 3 फैक्टर? बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक ड्रग पे, तब तक हो रही है रिप्रूविंग जब तक ये देखा जा रहा है कि अब वही सिम्टम आ रहे हैं जो पहले आ रहे हैं. हर तरीके से कंप्लीटनेस में सिम्टोमेटोलॉजी को उठाया जा रहा है, चाहे वो लोकैलिटी हो, मोडालिटी हो, कंफॉर्मेंट हो, या फिर आपका सेंसेशन हो. इन सब फैक्टर्स को लेते हुए जब सारी चीजें जज कर ली जाएंगी, तब आप कह सकते हो कि हाँ, a medicine is thoroughly proved. Although, as has been said, a medicine on being proved on healthy subjects cannot develop in 1%. ये देखो, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है. वैसे तो बाद में यहाँ पर उन्हीं बातों पे वापस फोकस करा जा रहा है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हनीमैन आपको बता रहा है. Yet the tendency to excite all these symptoms in every human being exists in it. ये बोल रहे हैं कि हर अलग इंडिविजुअल को दोगे, अलग अलग सेक्सेस को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो फिजिकल पे हो, मेंटल पे हो, लेकिन हर मेडिसिन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स वो अंदर से निकाले ही निकाले पेशेंट के. और ये वो इडियोसिंक्रेसी को डिनोट कर रहा है कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा होगा जो इडियोसिंक्रेटिक होगा उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, और चाहे और कोई सिम्टोमेटोलॉजी ना निकाल पा रहा हो, पर वो प्रूवर जरूर निकालेगा उसकी सिम्टोमेटोलॉजी, क्योंकि अपनी मेडिसिन में हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करने की पावर होती ही होती है. ये एक नेचुरल, इम्यूटेबल, इटर्नल लॉ है नेचर का. इसके बिना आप नहीं चल सकते. कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा. अब कितना तरीके से कितनों में करेगा, ये सेवरल एक्सपेरिमेंट्स करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे आप पता करेंगे. लेकिन ये कह देना कि एकदम नहीं करती है, ये गलत होगा. अब यहां पर एक अलग से एक सिंगल अफोरिज्म में हनीमैन ने मॉडरेट डोजेस और लार्ज डोजेस के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी टाइप की करी हुई कि लार्ज डोजेस क्यों नहीं देने चाहिए और क्यों मॉडरेट डोजेस विद सीक्वेंस हमें देने चाहिए. इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी 137 में हनीमैन कर रहे हैं कि लार्ज डोजेस अगर आप दोगे तो डेंजर ऑफ पॉइजनिंग द प्रूवर एंड थ्रेटनिंग हिज लाइफ है. Appearance of primary effects in hurried confusion and with such violence that nothing can be accurately observed. पहली बार तो अगर लार्ज डोज में दिया तो जो जो प्रूवर पे आप प्रूव करें उसकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है, उसके अंदर फंक्शनल चेंजेस आ सकते हैं. तो ऐसा हमें नहीं करना है. दूसरी बात, हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन हमें नहीं लाने. पहली बात तो, और प्राइमरी एक्शन के में जो ऑल्टरनेटिंग एक्शन जज करना है, ये सब हम जज नहीं कर पाएंगे. लार्ज डोजेस में इन सब को जज करने में खरीद कंफ्यूजन होगा, और इस तरीके की लार्ज डोजेस से हमें सिर्फ प्राइमरी इफेक्ट्स का काम करना था, वहां पर सेकेंडरी इफेक्ट्स भी आएंगे. अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट्स एंड देयर गेटिंग मिक्स्ड अप विद प्राइमरी इफेक्ट्स, और फिर हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये जो हम उठा रहे हैं इट इज अ प्राइमरी इफेक्ट और इट इज द सेकेंडरी इफेक्ट. इस वजह से हमें लार्ज डोजेस में मेडिसिन को प्रूव नहीं करना चाहिए. और करना चाहिए तो किस में करना चाहिए? मॉडरेट certain limits वाली doses. The doses of the medicine used for experiments are provided. We endeavor to facilitate the observation by the selection of a person who is lover of truth, temperate in all respects of delicate feeling, and who can direct the most minute attention to his sensation. So much the more distinctly are the primary effects developed. ये moderate dose की यहाँ तक बात करी है. फिर वो large doses की side effect को बता रहे हैं कि अगर इस तरीके के moderate doses में दोगे तो प्राइमरी इफेक्ट अच्छे से जज कर पाओगे, सेकेंडरी इफेक्ट नहीं आएगा, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स में मिक्सचर नहीं होगा. अगर लार्ज दोगे तो मिक्सचर होगा और आप जज नहीं कर पाओगे. अब नेक्स्ट बात आती है हमारी ड्रग प्रूविंग में मेथड ऑफ कंडक्टिंग क्या होनी चाहिए.
कि अपने पे दे रहे हैं तो हमें क्या जज करना है, और दूसरे को दे रहे हैं प्रूविंग के लिए तो उसको कैसे जज करना है। पहले हम बात करेंगे कि अगर दूसरों को हनीमैन देते थे तो उनको कैसे जज किया जाता था। द फिजिशियन में टेक अनदर पर्सन ऑन whom द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड। पहले तो वो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम दूसरों पे ड्रग प्रूविंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फिजिशियन अपने ही पर करे, क्योंकि वो बेस्ट तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी तरीके से करना है, आप दूसरों पे भी दे सकते हैं। पर अगर आप दूसरों को देते हैं प्रूविंग के लिए तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है, और वो क्या है। He asked the prover to note down distinctly the sensation, suffering, accident, and changes of health he feels at the time of occurrence, mentioning the time after the ingestion of the drug, when each symptom aroused, and if it lasts long, the period of its duration, and to keep a day book for its purpose. हनीमैन सीधे कहते हैं कि अगर मैं आपके ऊपर दवाई प्रूव कर रहा हूं तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, एक डे बुक बनानी है। उस डे बुक में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे कि मेरे को कौन सी पर्टिकुलर सेंसेशन, सफरिंग, चेंजेस, क्या माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस मैं फील कर रहा हूं। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वो प्रूवर में फिर क्या होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इन सेंसेशंस को समझने की अंदर मेंटालिटी में वो पावर होनी चाहिए। ये चेंजेस आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो फिर क्या, इसको नोट डाउन करो। और नोट डाउन करते समय क्या चीजों का ध्यान रखो कि दवाई लेने के कितने वक्त बाद ये चेंजेस आ रहे हैं। पहली चीज, आप मटीरिया मेडिका प्यूरा क्रॉनिक डिजीज उठा के देखिए, सिम्टोमेटोलॉजी जो हनीमैन ने जिस पे प्रूव करी है उसके आगे आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, ऐसे करके लिखा हुआ है। और लेट अपेयरिंग सिम्टम्स का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होता है, खैर वो अलग टॉपिक है, उसको यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, पर वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं जो लेट अपेयरिंग सिम्टम्स होते हैं। तो पहली चीज डे बुक बनाई, सेंसेशन पर्टिकुलर नोट करी, कितने वक्त बाद आ रही है ये नोट किया इंजेक्शन के, और फिर ये देखा कि कितने वक्त तक है मुझे ये प्रॉब्लम। मान लीजिए आई एम फीलिंग हेवीनेस इन एब्डोमेन 6 आवर्स आफ्टर ingesting the remedy, and I am experiencing this particular sensation for 3 hours. तो मैं क्या लिखूंगा, heaviness in abdomen after 6 hours for the duration of 3 hours. ये पूरा नोट डाउन करूंगा एज अ प्रूवर, और ये मैं डे बुक जाके दिखाऊंगा अपने प्रूविंग हेड को, जो मेरा हेड होगा, जो एक्सपेरिमेंटर होगा, जो मेरे को और मेरे जैसे कईयों पे प्रूविंग कर रहा होगा। The physician looks over the report in the presence of the experimenter immediately after the experiment is finished. जैसे ही एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ तुरंत ये प्रूवर जाके दिखाएगा एक्सपेरिमेंटर को, अच्छा देखिए, फिर वो नोट डाउन करेगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई सेंसेशन लिखी है तो उसको पर्टिकुलराइज करके, फाइनलाइज करके, एनालाइज करके तुरंत उसके माइंड में फ्रेश रहेगी, तो वहीं के वहीं पूछेगा कि अच्छा इसी तरीके से फील किया था, इतने ही समय में फील किया था, इतने ही टाइम के लिए फील किया था, इसी पार्ट में फील किया था, इससे ही बढ़ता था, इससे ही घटता था। हर चीज को जज करेगा, एनालाइज करेगा और कंफर्म करेगा, रिकंफर्म करेगा। If the experiment is continued for a long period of time, he inspects the daybook of the prover daily while everything is still fresh in his memory, and by questioning and cross-questioning him, makes each symptom precisely complete. ये बार बार चीजों को कंफर्म करने हमारी ड्रग प्रूविंग को एक अच्छे स्थान देते हैं, स्थिरता लाते हैं हमारे उसके अंदर, एक क्रेडिबिलिटी लाते हैं, एक ट्रस्टवर्दीनेस लाते हैं with regard to sensation, locality, modality and other concomitant factors. If the experimenter, अब देखो पहले तो हनीमैन कहता है कि एक्सपेरिमेंट इलिटरेट नहीं होना चाहिए, उसने ये बात बोली कि उसके अंदर इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट होना चाहिए। पर अगर मान लो आप ऐसी जगह पे प्रूविंग कर रहे हो जहां पर इलिटरेसी है और इलिटरेट है प्रूवर आपका, तो भी हनीमैन ने यहाँ पर स्टेप्स बताए। If the experiment is illiterate, the physician will ask the prover daily to narrate all his sensation, suffering and changes of health, and avoid all leading question to ensure the authenticity of the prover. अब वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो बताएगा अपने मुंह से आपको कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे
इस समय पे यहाँ पर ये फेल हुआ, इतने समय बाद खाने के हुआ, इतने समय तक हुआ, इससे बढ़ता था, इससे घटता था। और वहां पर आप अवॉइड करोगे कोई लीडिंग क्वेश्चन, कि जब वो बता रहा है कि मेरे पेट में हुआ और आपने बोला अच्छा पेट में यहां पर ऐसे टच करके हुआ, तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं, उसको अपने आप बोलने दो, बताओ छू के कि कहां हुआ, आप मत छुओ कि यहां हुआ। या आप मत बोलो, जब सेंसेशन आप पूछ रहे हो तो आप उससे पूछो किस प्रकार की सेंसेशन। आप ये मत बोलो स्टिचिंग पिंचिंग, इस तरीके से आप लीडिंग क्वेश्चन मत करो जिससे कि वो मिसगाइड हो और ऑथेंटिसिटी लो हो जाए। इलिटरेट पर्सन के साथ, प्रूवर्स के साथ इस तरीके से प्रूविंग होगी। अब फिजिशियन में प्रूव द मेडिसिन ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप पे भी प्रूव कर सकता है, और हनीमैन कहते हैं कि इस तरीके की प्रूविंग आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूविंग। अब इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात है, चेंज इन हेल्थ एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस बाय द फिजिशियन हिमसेल्फ बिकम फॉर हिम एन इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट। आप एक वही जो बात मैंने आज की शुरुआत में मेंशन करी थी डॉक्टर हार्टमैन के स्टेटमेंट को बताते हुए, कि जो चीज मैंने खुद में देखी, खुद में चेंजेस देखे, वो प्रूविंग में जब मैंने किताब में पढ़ा तो वो मेरे लिए एक फैक्ट हो गया है, और उस फैक्ट को मेरी दुनिया से कोई हिला नहीं सकता। क्यों नहीं हिला सकता? क्योंकि ये मैंने अपने अंदर खुद देखा है ऐसे चेंजेस आते हुए। मैं दूसरों पे आते हुए, दूसरों पे लिखा गया तो मैं जज कर सकता हूँ, और कि अरे ऐसा हुआ हो ना हुआ हो। जब मेरे अंदर खुद ही ये हो रहा है तो मैं उसको कैसे डिनाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और ये मेरे लिए इनकॉन्ट्रोवर्टिबल फैक्ट बन जाती है बात। By such self-observation, the physician will himself be trained to be a good observer. वही वाली बात जो हार्टमैन कह रहे थे, कि अगर मैंने खुद फील किया तो मैं दूसरा जब फील कर रहा है तो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज, जज, एवेल्युएट कर पाऊंगा। The uncertainty about the exact changes in the health of others produced by a drug ceases entirely when a physician proves drugs on himself. ये जो अनसर्टेनिटी होती है कि क्या हुआ होगा, ऐसा ही क्या हुआ होगा, क्या ऐसी ही सेंसेशन जैसे ये बता रहा है या लिख रहा है वैसी ही हुई होगी, ये क्या है? ये बस आप एक ट्रस्ट है प्रूवर पे और कुछ नहीं। इसका कोई पैरामीटर नहीं है जज करने का, सब्जेक्टिव सिम्टोमेटोलॉजी का। पर ये सब्जेक्टिव सिम्टोमेटोलॉजी की कंफर्मेशन अपने आप पे प्रूव करके अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आप फील कर रहे हो, आप लिख रहे हो, खुद फील कर रहे हो, और आप समझ पा रहे हो, और आप जज कर पा रहे हो। एक्सपीरियंस शोज। अच्छा, लास्ट पॉइंट हनीमैन कहते हैं यहाँ पर कि जो बार बार ड्रग प्रूविंग होती है ना, एक तरीके से हनीमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि इन लोगों में छोटे मोटे मेडिकल डिजीजेस के लिए या इसके लिए इम्यूनिटी इंक्रीज हो गई एक तरीके से थ्रू रिपीटेड ड्रग प्रूविंग। Experience shows that the prover become by these frequent attacks on his health all the more expert in repelling all external influence inimical to his system and all artificial and natural morphic noxious agent, and become more hardened to resist everything of an injurious character by means of this moderate experiments on his own person with medicine. His body resistance against all sort of infection is increased thereby, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बार बार ये इन्फेक्शन आ रहा है, बार बार वो एक लेवल तक जा रहा है और फिर उसको विड्रॉ कर लिया जा रहा है, तो बॉडी अपने आप में और चीजों से लड़ने के लिए एक स्ट्रांग हो गई है, इम्यूनिटी गेन कर ली है उसने, और रेजिस्ट करती है अगर ऐसा कुछ सिमिलर आता है अब आपके अंदर तो। क्यों? क्योंकि बॉडी ऐसा आया, ऐसे चेंजेस आए और उसको टैकल करना सीखी है, तो जब नेक्स्ट आएगा तो उसको भी टैकल करना उसको समझ में आने लगा है। इस तरीके से यहाँ पर हनीमैन इसको एक्सप्लेन करता है। तो पैरेलल में देखो कि प्रूवर पे अगर करना है तो क्या है, खुद पे करना है तो क्या है, प्रूवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर लिटरेट है तो क्या है, इलिटरेट है तो क्या है, और नहीं है अगर प्रूवर अपने आप पे करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अफोरिजम्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत मोनोटोनस भी हो जाएगा एक एक लाइन पढ़ना तेजी तेजी में और समझाना, क्योंकि ये ही उसका कोर है, यही उसकी जिस्ट है। आप विद इन द लाइन्स जाइए, आप पढ़िए, जहां डाउट आता है आप डाउट पूछिए, मैं हमेशा क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि ये जो पॉइंटर्स मैंने बता दिए, अगर आप अपनी एग्जामिनेशन पर्पज से भी सिर्फ इतने पॉइंटर्स पढ़ के जाते हैं तो इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और इसीलिए मैं इसके फोटोज को भी आपको भेज देता हूँ, जिससे कि आपके एक पर्सनल नोट्स बन जाए वर्चुअल। एक चीज यहाँ पर ये मेंशन करी है मैंने, ये आपको बताना चाहूंगा। 139 का एक फुटनोट है, उसमें हनीमैन बोलते हैं, he who makes known to the medical world the result of such experiments becomes thereby responsible for the trustworthiness of the person experimented on and his statements, and justly so, as the wheel of suffering humanity is here at stake. अब ये बता रहा है कि जो प्रूवर ये ड्रग्स की सिम्टोमेटोलॉजी दे रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ह्यूमैनिटी स्टेक पे है, सफरिंग ह्यूमैनिटी का फ्यूचर स्टेक पे है इस प्रूविंग के। तो आप जिस पे प्रूव कर रहे हो उसको ट्रस्टवर्दी होना, उसका कॉन्शियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं हो सकता। और इसी से रिलेटेड आगे के कुछ अफोरिज्म है, इस वजह से इस बात को यहाँ सिग्निफाई कर रहा है। अब ये सब वही है जो मैंने आपको बताया है। 141 में भी हनीमैन वही बता रहे हैं कि अपने आप पे करोगे तो क्या फायदे हैं। इसमें ये वही कहते हैं कि दीज ऑब्स्टिकल टू द नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। ये ऑब्स्टिकल क्या है कि अगर वही सेंसेशन है कि नहीं है, मैं कैसे समझ लूं कि वही सेंसेशन वही लोकेलिटी है। इसको हनीमैन कहते हैं ऑब्स्टिकल्स हैं ये नॉलेज ऑफ ट्रुथ के लिए। ये आपको एक तरीके से बीच में रोक रहे हैं, और इस रोकने वाली चीज को, इसको हटाना कैसे, रेजिस्टेंस को हटाओ कैसे, खुद पे प्रूफ करके। सीजेस एंटायरली व्हेन वी मेक द ट्रायल्स ऑन आवरसेल्फ, ये एकदम खत्म हो जाएंगी जब खुद पे प्रूविंग करोगे। He who makes the trial on himself knows for certain what he has felt, and each trial is new inductment for him to investigate the power of other medicine. और फिर नीचे वही बात जो रेजिस्टेंस वाली मैं बताया था, becomes more hardened to resist everything of an injurious character by means of this moderate experiment on his own person with medicine. ठीक है, अब आते हैं हम अफोरिज्म 143 पे। 143 अफोरिज्म में ये जो मैंने ट्रू मटीरिया मेडिका है, पहले तो इसको अलग हाईलाइट कर लीजिए, और फिर इसके नीचे जितना दिया है उसको अलग हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू मटीरिया मेडिका, तो आप उसको 143 का रेफरेंस दीजिए और उसको ये डेफिनेशन बताइए कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ रियल, प्योर, reliable modes of action of simple medicinal substance, a volume of the book of nature wherein is recorded a considerable array of the particular changes of health and symptoms ascertained to belong to each of the powerful medicine as they were revealed to the attention of the observer, in which the likeness of the homeopathic disease elements of many natural diseases to be hereafter cured by them are present, which in a word contains artificial morbid states that furnish for the similar natural morbid states the only true homeopathic, that is to say specific therapeutic instruments for effecting their certain and permanent cure. This is the proper and very long definition of pure true materia medica. अगर आपसे कोई बोले कि आपकी मटीरिया मेडिका क्या है आपकी मटीरिया मेडिका में जो हमसे अलग है, तो इस पैराग्राफ को आपको समझाना है उसे बस। और इस पैराग्राफ को बनाया किससे गया है, ये पिछले अफोरिज्म जो 105 से 142 तक हमने पढ़े, यही कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ को। और इसी तरीके से आपकी मटीरिया मेडिका बनेगी, जिससे आप सिम्टोमेटोलॉजी उठाओगे और बच्चों को, बूढ़ों को, अडल्ट्स को दोगे और उनको ठीक करोगे। अब यहां पर बात आती है जो उस दिन रवि से डिस्कशन चल रहा था। रवि है क्लास में? यस सर। रवि, अब बात आती है डॉक्टर नैनिंग वाली। यहां पर हनीमैन ने एक फुटनोट डाला था 5th एडिशन में। वो कहते हैं, लैटरली इट हैज बीन द हैबिट टू एंट्रस्ट द प्रूविंग ऑफ मेडिसिन टू अननोन पर्सन एट अ डिस्टेंस who were paid for their work, and the formation so obtained was printed. But by doing so, the work which is of all others the most important, which is to form the basis of the only true healing art, and which demands the greatest moral certainty and trustworthiness, seems to me, I regret to say, to become doubtful and uncertain in its result and lose all value. वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा पाया है कि कुछ लोग पैसे दे के इस तरीके की प्रूविंग करा रहे हैं, और इस आर्ट पे जिसपे हमारी मॉरल सर्टेनिटी
ट्रस्टवर्दीनेस डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, मैं ये बहुत ही दुखद हूँ कहते हुए, पर मुझे कहना पड़ रहा है, ये डाउटफुल है, अनसर्टेन है, और जितनी वैल्यू हम इसे देते हैं सारी वैल्यू खत्म हो जाती है इसकी, अगर इस तरीके से प्रूविंग हो रही है तो। अब क्या मुझे कोई बताएगा कि ये नेनिंग वाली बात जो है ये एक्चुअल में है क्या, कि क्या परेशानी थी नेनिंग से हनीमैन को, क्यों हनीमैन नेनिंग पे भरोसा नहीं करता था, क्या इशू था ये पूरा, कोई समझाएगा, कोई किसी ने कहीं पढ़ा हो या सुना हो? क्योंकि इसको हम बहुत वन साइडेड वे में पढ़ते हैं, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई नैनी का पूरा नाम बताएगा? कोई बात नहीं। आपने एक मूवी देखी होगी, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन्स, वैसे ही होम्योपैथी में ये द क्यूरियस केस ऑफ कैजेटन नेनिंग। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इनकी प्रूविंग के सिम्टोमेटोलॉजी में क्वेश्चन उठता है कि वाज ही रिलायबल और वाज ही नॉट रिलायबल। अब फुट नोट टू अफोरिज्म 143 फिफ्थ एडिशन में हनीमैन ने ये लिख दिया, और it seems to be directed against the multitude of symptoms contributed to the materia medica of Hartlub and Trinks by Dr. Nenning, which were obtained in the manner here represented। ये जो तरीके से हनीमैन कह रहा है कि पैसे देके और ये करके करा गया, इस तरीके से देखा गया कि डॉक्टर नेनिंग ने प्रूविंग करी, और ये उसके टुवर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। अब क्या हनीमैन कहते थे और कहां हनीमैन कह के गए हैं कि नेनिंग की प्रूविंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हनीमैन ने एकदम नहीं बोला कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने भी एक शर्त रखी है उसमें। अगर आप क्रॉनिक डिजीज में एल्यूमिना पढ़ोगे तो एल्यूमिना के नीचे एक फुटनोट दिया हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है, डॉक्टर हार्टलव एंड ट्रिंक इंडिकेट बाय दीज टू लेटर्स एनजी मेरली अ रियल एनॉर्मिटी। अकॉर्डिंग टू हनीमैन एनजी जो थे वो एक अनोनिमस कैरेक्टर थे, पता ही नहीं था कौन थे, किसी को पता ही नहीं है कि ये एनजी है कौन, कौन प्रूव करा, कहां से आया प्रूविंग। A man who furnished the greatest number of medicinal proving symptoms for their annals, which are often given in very careless, prolix and imprecise terms. I could only select, अब देखो यहां पर बात, हनीमैन ने ऐसा नहीं करा कि नेनिंग की सिम्टोमेटोलॉजी को इंक्लूड नहीं करा, हनीमैन ने उसकी सिम्टोमेटोलॉजी को जज करा और इसके हिसाब से फिर इंक्लूड भी करा, लेकिन फिर उसकी बात को रिग्रेट भी करता है, कहता है कि एक तरफ की इस तरीके की प्रूविंग नहीं होनी चाहिए पैसे देके जो होती है, या ये एनोनिमस कैरेक्टर है, हमें पता नहीं कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, और बड़े ही इनप्रिसाइज टर्म्स में इसने लिखा हुआ है। पर इसमें से मैंने सेलेक्ट करके चीजें उठाई हैं, लिखी हैं अपनी मटीरिया मेडिका और सॉरी क्रॉनिक डिजीज में। I could only select from them what is fit for use, and only with this proviso that in these observations he has acted as an honest, discreet man. But it is almost unpardonable that in this most important and serious business, which demands great discretion, acuteness of sense, fine gift of observation, stringent criticism of one's own sensation and perception, together with correct choice of expression, the homeopathic public should be asked to give unconditional credit to an unknown individual only designated by two letters, NG। हनीमैन इनको एक अनोनिमस कैरेक्टर मानते थे, ये कौन है एनजी, क्योंकि आप समझो इसका बैकग्राउंड समझो, एनजी ने डायरेक्ट हनीमैन को प्रूविंग नहीं दी थी, एनजी काम करता था ऑस्ट्रिया में, वो एक सर्जन था, उसका एक लिम्ब खराब हो गया था ड्यू टू सर्टेन इलनेस, फिर वो उसकी वाइफ एक मिलिट्री शॉप चलाती थी, वो वहां पर जो बच्चे आते थे और अपनी जो दो डॉटर्स हैं उन पे प्रूविंग करना चालू करा, किसको देख के, हनीमैन से इंस्पायर होके। और वहां पर ऑस्ट्रिया में उस जमाने में एक रूल था कि आप अपने नाम से प्रिंटेड मटेरियल बाहर किसी देश में नहीं भेज सकते, इसी वजह से जो उसकी प्रूविंग थी वो बाहर नाम आती थी हार्ट लेबोरेटरीज की मटीरिया मेडिका के नाम से, और उसमें एनजी इनिशियल्स के साथ आती थी। अब इसके आगे और हम चीजें समझते हैं, मैक कार में भी हनीमैन ने इसको मेंशन करा है, उसमें उन्होंने बोल रहा है द सिम्टम्स इंडिकेटेड बाय द
assign HB or TR are from the Rene Arzenmetallere of Dr. Hartlub and Trinks, but not backed by the letters of the original provers, but they quote bear the stamp of the ever ready symptom manufacturer of NG. हनीमैन देखो कैसे एक sarcastic टोन में उनको क्या कह रहे हैं कि हमेशा सिम्टम देने वाला है NG. जब पूछो हाँ NG को तो सिम्टम आएंगे ही आएंगे, किसी को आए ना आए. एक तरीके से sarcastic टोन में हनीमैन मजाक उड़ा रहा है उनका कि इनके पास तो हमेशा सिम्टम रहते ही रहते हैं. और इसके पीछे एक रीजन भी है. अगर आप जाओगे तो आप देखोगे इतनी मेडिसिन में कैल्सिट्रिन नैनिन ने प्रूविंग करी हुई है, और अगर आप समझोगे कि कितने सिम्टम में, तो 11,447 symptoms in our materia medica of Hartlub and Trinks are due to Dr. Calcium Nenning. लेकिन इस पे एक और तथ्य भी है और लोगों की बातें भी हैं जिस पे हम आएंगे कि हनीमैन ने तो जज कर लिया, हनीमैन ने तो उसको क्वेश्चन करा, पर हनीमैन ने क्या करा, अपना प्रोविजन करके और उसको रखा भी को सिम्टोमोलॉजी को. अब बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? ओनली द इम्प्रूडेंट. अब देखो इसके पीछे एक कहानी है, अगर आप समझोगे. एलन इंसाइक्लोपीडिया जब लिखी जा रही थी तब डॉक्टर हेरिंग ने इसके बारे में अच्छे से बताया. हनीमैन ने स्टाफ को एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने बताया था कि जो हार्टलब एंड ट्रिंक्स की मटीरिया मेडिका, इसमें जो ट्रिंक्स है ना, ये ट्रिंक्स हनीमैन के अकॉर्डिंग वाज एन malicious person. Only the impudent, malicious, and ignorant opposition of Trinks can excuse it a little. What Hahnemann says in his letter to staff explains the indignation he felt against the horribly ignorant and devilishly malicious Trinks. हार्टलैब तो उसका एक टूल था, मेन जो था ट्रिंक्स को, हनीमैन को ट्रिंक्स पे भरोसा नहीं, और उसको लगता था कि ये जो ट्रिंक्स है ये मैन्युफैक्चर करता है सिम्टम्स. All that Hahnemann says about the anonymous is nonsense. यहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर एलन की मटीरिया मेडिका के थ्रू इस स्टेटमेंट के हनीमैन को, जो हनीमैन बोल रहे हैं ना कि ये एनोनिमस था, मुझे नहीं पता ये कौन था. डॉक्टर हेरिंग का ऐसा मानना था ये डॉक्टर हनीमैन क्योंकि ट्रिंक्स को लेके बायस थे और ट्रिंक्स को बहुत ही गंदा आदमी मानते थे, तो ये उनकी उस सोच से निकला है कि नेनिंग के सिम्टम खराब. एक्चुअल में ये एनोनिमस नहीं है, नेनिंग अच्छा खासा जाना हुआ आदमी है. There was no such thing. NG was a surgeon near Budapest in Bohemia, a candid, upright, well-meaning man, not very learned. His name was Nenning and everybody knew it. According to the law of his country, he had no right to practice except as a surgeon. A lameness of the right arm disabled him from following his calling. His wife commanded a school and instructed girls in millinery. She supported the family by this. Nenning became acquainted with homeopathy as soon was an ardent admirer. He had the grand idea to aid the cause by making proving on the girls in his wife's millinery shop. He succeeded in persuading them. वो सर्जन था, किसी बीमारी से उसका लिम्ब खराब हो गया, वो सर्जरी में आगे नहीं बढ़ पाया, उसने हनीमैन की होम्योपैथी के बारे में सुना, उसका एडमायरर बन गया, उसके कॉज में कुछ अपना योगदान करने के लिए उसने सोचा कि मैं कैसे योगदान करूं, मैं कैसे डॉक्टर हनीमैन को हेल्प करूं ऑस्ट्रिया में रह के. तो उसने प्रूविंग के थ्रू हेल्प करना चाहा. तो उसने देखा कि मेरी वाइफ जो शॉप चला रही है उसमें जो लड़कियां आती हैं और जो मेरी खुद की लड़कियां हैं, क्यों ना मैं उन पे प्रूविंग करना स्टार्ट करूं. और उन्होंने उन लड़कियों को परसुएट करा और प्रूविंग करी. Unluckily enough, he came in connection with Hartlub in Leipzig instead of with Hahnemann himself. दिक्कत ये हुई कि डायरेक्ट हनीमैन को ये सिम्टोमेटोलॉजी देने के लिए पहले वो हार्टलब से मिल गए और उनको वो सारी चीजें दे दी. All Austrians were forbidden by a strict law to spend anything outside of Austria to be printed. Hence, not only Nenning but also all other Austrians appeared in our literature with only initial Watzke and G. कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्यूवर जो हमारी मटीरिया मेडिका में है उसका नाम नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्यों ये उस समय पे ऑस्ट्रिया का लॉ था कि आप नहीं दे सकते अपने नाम से अपनी कंट्री के बाहर किसी को कुछ भी. तो इस वजह से जब भी आता था वो एनजी से आता था. पर बात ये है शॉकिंग कि जब ये लॉ हट गया तब भी हार्टलब ने नेनिंग की पर्सनालिटी को बाहर नहीं निकाला, उसने एनजी ही डिनोट किया और उसने भी ये फॉल्स परसेप्शन चलाता रहा कि ये एनोनिमस है. एनोनिमस क्यों? क्योंकि ट्रिंक्स, हार्टलब अपने आप में वो काम नहीं करता, ट्रिंक्स था जो मलिशियस था और ट्रिंक्स ने ये चीज नहीं होने दी. और इसी वजह से बाकी ऑथर्स को और हनीमैन को ऐसा लगा कि ये क्रेडिबल नहीं है ये सिम्टोमेटोलॉजी, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते. अब बात आती है आगे जाके ह्यूजिस की. डॉक्टर ह्यूजिस भी मानते थे कि नेनिंग की सिम्टोमेटोलॉजी पे भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर हेरिंग मानते थे.
और इसका एक सिंपल सा वो रूल बताते थे कि सिम्टोमेटोलॉजी नहीं दे गया, आप अपनी क्लिनिक खोल के बैठे हो, मटीरिया मेडिका में वो लिखी हुई है, आप दे के देखो, काम करती हैं तो सही है, नहीं काम करती है तो गलत है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर वो इस चीज को मेंशन कर रहे हैं, नाउ एज वी हैव द टेस्टिमनी ऑफ थ्री ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल सिम्टोमेटोलॉजिस्ट ऑफ आवर स्कूल, दैट इज बोनिंग हसन, हेरिंग एंड विल्सन, that they have found no reason to distrust Nenning symptom and to use them as satisfactorily as those of other observers. डॉक्टर बोनिंग हसन, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर विल्सन ने इस चीज को जज किया, अपनी सिम्टोमेटोलॉजी को जज किया और दिया प्रैक्टिस में, और ये उन्होंने पाया कि एकदम ट्रस्टवर्दी है, इससे लोग ठीक हो रहे हैं और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अब इसमें डॉक्टर नेनिंग ने खुद भी ये बात बाद में बोली, क्या बोली? नेनिंग ने इस मटीरिया मेडिका में ये बात कही कि इफ आई हैव परचांस, सो ही राइट्स, मेड टू मेनी प्रूविंग, अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि हाँ मैंने बहुत सारी प्रूविंग करी, और इट इज रिमार्क दैट आई हैव फर्निश्ड टू मेनी सिम्टम्स, क्योंकि मुझे ये कहा जाता है ना कि बहुत सिम्टम्स नेनिंग देता है, 11,000 सिम्टम कैसे कोई दे सकता है? इन माई ओपिनियन डिजर्व्स सिंपैथी रादर देन रिडिक्यूल। वो कहता है कि मैंने मेहनत करके हनीमैन की होम्योपैथी को कॉज को बढ़ाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके ये हनीमैन के अकॉर्डिंग प्रूविंग करी, और आप मुझे इस बात पे जज करने की आप मुझे इस बात पे सिंपैथी जताने की बजाय जज कर रहे हो कि कैसे मैंने इतने सिम्टोमेटोलॉजी लाई। और वो ये तक कहते हैं कि अगर मेरा 11,000 सिम्टम देना गलत है, तो अगर आप हनीमैन पे भरोसा करते हो और हनीमैन ने मेरे से डबल सिम्टम्स दिए हैं प्रूविंग में, तो क्या उन पे भरोसा किया जाना चाहिए, अगर यही रीजन है मेरे पे ना भरोसा करने? A number of persons partly related to me and partly friendly were gathered together by me, and in consideration of board and payment made experiments. Along with them were also my two daughters, and with complete reliance on the honesty of them, all I have gave one medicine to one and another to another, writing down all that they reported. Or if I also received a proportionate support, still no one has right to believe that I invented or multiplied symptoms in order to obtain a larger honorarium. मैंने अगर पैसे लिए भी इस काम के लिए क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को सस्टेन करना था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती की सिम्टोमेटोलॉजी बना के अपने पैसे बढ़ा रहा हूं। ये आप गलत समझ रहे हैं। Nothing but perfection and the exhortation of Hahnemann were my inducement. If I did not attain them, at any rate, I cannot reproach myself with dishonesty. वो हनीमैन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बोलते थे कि हनीमैन ने जो बोला उसी के अकॉर्डिंग मैं करता हूं, उसके खिलाफ मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप नेनिंग के सिम्टम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं या उसको अनट्रस्टवर्दी मान रहे हैं, तो आप उससे पहले जज कर लीजिए कि ये किस तरीके से हिस्ट्री में लिखे गए थे, क्या इसकी कहानी थी। और बोनिंग हसन, हेरिंग, ह्यूजेस एंड नंबर ऑफ ऐसे बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं जो बोलते हैं कि नेनिंग के सिम्टम क्लिनिक में ठीक होते हैं और दे आर ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। और इन चीजों पे हनीमैन को कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी करते हैं कि हनीमैन ने क्योंकि पूरी बात नहीं जानी और ट्रिंक्स के प्रति उनका एक व्यवहार ऐसा था, इस वजह से नेनिंग वहां पर जज किए गए। तो ये कहानी थी नेनिंग की, जो इतने फेमस हो गए थे इस सब चीजों की वजह से। अब 144 में हनीमैन कहते हैं, फॉर सच अ मटीरिया मेडिका एवरीथिंग दैट इज कंजेक्चुरल, ऑल दैट इज मियर असर्शन और इमेजिनरी शुड बी स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड। वही बात बार बार, क्योंकि ये बात दिमाग में बस जानी चाहिए कि only the true symptoms will be included, all that is conjectural, all that is imaginary should be excluded, everything should be the pure language of nature, carefully and honestly interrogated. और लास्ट aphorism हमारा ड्रग प्रूविंग का, of a truth it is only by a very considerable store of medicine accurately known in respect of these pure modes of action in altering the health of man that we can be placed in a position to discover a homeopathic remedy. इसी तरीके से हम एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को निकाल सकते हैं, जज कर सकते हैं। और जब इस तरीके से जज करके हम पेशेंट में देंगे, बट फॉर फ्यू डिजीज रिमेन फॉर विच अ टॉट सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी मे नॉट बी मेट विद अमंग दोज नाउ प्रूव्ड एज देयर प्योर एक्शन। वो कहते हैं कि कुछ ही ऐसे डिजीज होंगे जिसके लिए अभी तक ये सिम्टोमेटोलॉजी या ये डिजीज ठीक करने की पावर नहीं हुई है। कोई कुछ ही ऐसे डिजीज होंगे उसको हम नहीं ठीक कर पाते होंगे, नहीं तो majority of symptomatology we have covered through these provings. इसी के फुटनोट में वो कहते हैं, since then I have been assisted in this by some young men who instituted experiments on themselves and whose observation I have critically revised.
हनीमैन ने जिसने प्रूफ किया है उसको क्रिटिकली रिवाइज किया है, उसको अच्छे से समझा है, और तब जाके प्योर मटीरिया मेडिका बनाई। और इस तरीके से ड्रग प्रूविंग होम्योपैथी में करी जाती है। अगर आपको इसमें कोई भी अभी तक डाउट होता है, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी आप तुरंत डाउट पूछिए, आप इन अफोरिज्म्स के विद इन द लाइन्स गो थ्रू करिए, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक सिम्टम के मीनिंग, एक एक वर्ड के मीनिंग निकालिए, समझिए, फुटनोट से रिलेट करिए। एक और चीज समझिए, जहां फुटनोट 1 लिखा है तुरंत वहां तक रुको, पढ़ो, ऑफर ट्रूथ से यहां तक, वहां रुको, फुटनोट पे जाओ, फुटनोट पढ़ो, वापस अफोरिज्म में आओ, फिर दूसरा यहाँ 2 लिखा है, दूसरे फुटनोट पे जाओ, पढ़ो, वापस ऐसे पढ़ो ऑर्गेनोन को। अपेंडिक्स पढ़ो, अपेंडिक्स में देखो इस अफोरिज्म के बारे में क्या लिखा है, ए करके ब्रैकेट में जहां लिखा है वो अपेंडिक्स को डिनोट करता है। इस टोटलिटी को इस तरीके से ऑर्गेनोन को पढ़ो, समझो। ये ड्रग प्रूविंग 105 से 145 का जो एस्पेक्ट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछो, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेनिंग की कहानी को अगर पढ़ना हो तो ऑनलाइन एक टीएल ब्रैडफोर्ड की किताब मिलती है, पायनियर्स ऑफ होम्योपैथी, उसमें ये नेनिंग के बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, शायद होम्यो ऑइंट पे वो अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, वहां से आप इस कहानी को पढ़ सकते हो डिटेल। और अगर आपको इसको पढ़ना है कि रेफरेंस कहाँ पर है, तो अपेंडिक्स आज ऑर्गेनॉन की खोल के देखना, ये उसी फुटनोट के पीछे 143 में अपेंडिक्स में हनीमैन ने मेंशन, सॉरी ह्यूजेस ने और उसने मेंशन करा हुआ है दर्जन में। तो इस तरीके से आप इस चीज को पढ़िए, अगर कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सर। सर जब हमारी ड्रग प्रूविंग होती है तो सिर्फ उसमें फंक्शनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की स्टडी नहीं होती, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं करते हमारी मेडिसिन। स्ट्रक्चरल चेंजेस तक पहुंचने ही नहीं दी गई। हेलो निविता, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, बोलो। सर जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो उस टाइम पर फंक्शनल चेंजेस होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो जो पैथोजेनेसिटी होती है, जैसे जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे लिवर सिरोसिस हो गया या कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, उसकी स्टडी हम कैसे करेंगे? वो तो हमारी मेडिसिन प्रूविंग के टाइम पर प्रोड्यूस नहीं करती हैं। इसके दो एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से। पहली चीज हमने क्या पढ़ा था, अगर आप सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका कभी पढ़ा है टॉपिक? हाँ सर पढ़ा है। तो उसमें क्या सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका में सिर्फ हमारी किताबें ही हैं, पुराने एक्सीडेंट्स भी है, एक्सीडेंटल प्रूविंग्स भी हैं, पुराने क्या बोलते हैं आपके पॉइजनिंग इफेक्ट्स भी हैं, तो ये भी सोर्स बनते हैं। तो अगर किसी को किसी तरीके का सब्सटेंस हुआ, उससे पॉइजनिंग हुई, या किसी का एक्चुअल में देखा गया कि मर्डर हुआ या होमिसाइड या ऐसा भी हुआ, उसकी भी जो चीजें आती हैं, आप पोस्टमार्टम उसके बाद करते हो ना, आप उसके बाद ऑर्गन के इफेक्ट्स देखते हो ना, तो उस सब्सटेंस से किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है ये हमें एक्सीडेंटल प्रूविंग से, पॉइजनिंग की प्रूविंग से भी पता चलता है। तो जहां पर हम होम्योपैथी में उस लेवल की प्रूविंग नहीं कर पाते हैं, हम इससे कोरॉबोरेट करते हैं कि अच्छा इस तरीके की चीजें भी हो तो हमारी ये वाली दवाई, ये वाला सब्सटेंस काम करता है, तो हम उसमें देके देखते हैं। जब हनीमैन एक्सीडेंटल और पॉइजनल प्रूविंग की बात करता तो वो यही कहता था कि उस जमाने में ये चीजें ऐसी होती थी, पर उनको ये नहीं पता था कि वो एक्चुअल में होम्योपैथिक इफेक्ट देख रहे हैं। तो उसको हनीमैन ने अपनी सोर्सेज ऑफ मटेरियल में कोरॉबोरेट इसीलिए करा है कि आप जो हमारी चेंजेस हम ना प्रोड्यूस कर पाए उसको वहां से उठा सकें। इसका एक और है, दूसरा क्या है, ये जो मैंने सीक्वेंस की बात करी है ना, तुम पैथोलॉजी पढ़ती हो अगर, तो पैथोलॉजी में एक सीक्वेंस होता है ना किसी भी डिजीज के प्रोग्रेशन का। हाँ सर। कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो एक लेवल तक वो हुआ। मान लीजिए अगर पहले 6-8 स्टेप की एक बीमारी है, अगर पैथोलॉजी एक मैकेनिकल वे में समझो 8 स्टेप हैं, अगर 5वें स्टेप तक सिंपल वैसा जा रहा है, तो आपके पास पेशेंट 5वें पे आया तो आप डायग्नोस तो करते हो ना ये बीमारी है। हाँ सर। वैसे ही अगर होम्योपैथी में फंक्शनल चेंजेस 4-5 लेवल तक मिल रहा है, फिर हमें एकदम पैथोलॉजिकल एंड स्टेज नहीं मिल रहा है, तो आप जज कर पाओगे ना कि आगे कंडीशन कहां जा रही है।
तो इसी तरीके से जज करा जाता है कि आगे जाके इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, प्लस उसको कोरोबरेट किया जाता है इस एक्सीडेंटल, इस पॉइजनिंग की प्रूविंग से, और जब ये मिलाया जाता है तो जज किया जाता है जो हमारा पैथोलॉजिकल चेंज है उसमें कहाँ काम कर सकती है, इन दोनों चीजों को मिला के। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? पढ़ना जरूर इसको, और अभी खत्म कर लेना। मैं इसके नोट्स वगैरह जो भी होगा वो भेज दूंगा, वर्चुअल वाले जो है, खत्म कर लोगे, पढ़ लोगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, एक बार के लिए तैयार हो जाएगा अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के पढ़ लिया। और डाउट्स सारे जितने आए डाउट्स पूछो, डाउट्स आएंगे तो ही समझ में आएगा, बिना डाउट्स के नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।